Hello, good morning, friends. Uh, uh, in the fifth semester, Electrical Machine 2 subject of the chapter number 1, Induction Motor. Okay, so in the last lecture, we have covered the rotor power factor and the rotor torque relation. Okay, so in the last lecture, relation between the rotor torque and rotor power factor, the non-inductive load and the inductive load, the both type, how to react the power factor with the torque. Okay, so हमने लास्ट टाइम वो सब बातें कर ली है कि जब इंडक्टिव सर्किट आती है तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमारी कम होती है, तो उसके कारण जो हमारा रोटर का जो टॉर्क होता है वो भी कम आता है। इसलिए पावर फैक्टर और रोटर का टॉर्क दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो जितना हम रजिस्टिव लोड अप्लाई करेंगे और रजिस्टिव सर्किट होगी तो उसके कारण हमारा पावर फैक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा और हम बोलते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर होगा, और उसके कारण आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो वो हमने रिलेशन देखा था लास्ट टाइम। ओके, तो इन दिस लेक्चर वी हैव गो फॉरवर्ड फॉर द डेरिवेशन ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क, और हमने लास्ट टाइम वो भी ये देखा था कि भाई टॉर्क का डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि भाई डेरिवेशन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में भी टॉर्क का डेरिवेशन हमने देखा था और टॉर्क के बारे में जाना था कि भाई कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है। ओके, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने बात भी की थी कि भाई कोई भी इंडक्शन मोटर होती है कि उसके अंदर जो टॉर्क होता है, जो और टॉर्क कहाँ पे आता है वो भी आपको पता है कि मोटर का जो रोटर है वहां पे आपको टॉर्क मिलने वाला है क्योंकि हमको पावर वहां से चाहिए। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी उसके ऊपर हमने भी बात की थी कि भाई जो कोई भी इंडक्शन मोटर होता है उसके ऊपर जो उसके रोटर के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो ईएमएफ एंड उसका मेनली जो करंट, एंड थर्ड वन जो एसी मोटर हो तो उसका पावर फैक्टर, तीन वैल्यू के ऊपर टॉर्क हमारा डिसाइड होता है और टॉर्क वो प्रोपोर्शनल में होता है। एक है जो जहाँ पे टॉर्क लगता है, मान लो कि रोटर, तो रोटर का एक पावर फैक्टर आएगा, दूसरी चीज आएगी रोटर के ऊपर कितना ईएमएफ है, और तीसरी चीज आएगी कि उसमें से करंट कितना फ्लो होगा। सो रोटर का ईएमएफ, रोटर का करंट एंड रोटर का पावर फैक्टर, वो सब तीन चीज मिला के हमारा टॉर्क बनता है। ओके, टॉर्क वो प्रोपोर्शनल में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या होता है कि जब हमारी इंडक्शन मोटर एट द रेस्ट कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन का मतलब है कि वो ऐसे ही खड़ी है और हम जब सप्लाई उसको दे रहे हैं। ओके, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई हम जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दिया, उस वक्त हमारी जो इंडक्शन मोटर का रोटर है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है। तब उसके ऊपर हमको जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वहां पे जो टॉर्क आने वाला है, तो एट द इनिशियली स्टार्टिंग में जो टॉर्क आता है उसको हम स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। कि जो रेस्ट कंडीशन में है, रोटर ऐसे स्टैंड स्टिल कंडीशन पे खड़ा है कि अभी तक रोटेट नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर हमको इतना पावर और इतना टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा कि जिसके कारण वो अपना खुद का जो रोटर है, वेट जो है, खुद का वेट वो कंपनसेट करके भी वो खुद घूमने लगे। ओके, सो स्टार्टिंग में उसको ऐसा इतना फोर्स देना पड़ेगा जिसके कारण वो घूमने का एक बार स्टार्ट कर दे। फिर जैसे ही अपनी बॉडी को मूवमेंट मिल जाएगी वो घूमेगा, रोटेट होने का स्टार्ट करेगा, बाद में इतना उसको टॉर्क नहीं चाहिए होगा। ओके, लेकिन एट द टाइम स्टार्टिंग टाइम में जो टॉर्क चाहिए वो ज्यादा होता है। ओके, और वो ज्यादा देना ही पड़ेगा वरना वो खुद घूम नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करनी है। टॉर्क का डेरिवेशन हमको आज फाइंड करना है। ओके, टॉर्क का डेरिवेशन क्या होगा। ओके, तो आज हम स्टार्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, टॉर्क का डेरिवेशन देखने के लिए हम बात करेंगे, आपको पता है कि भाई रोटर के ऊपर ही टॉर्क लगता है, तो रोटर के ही ऊपर बात करने वाले हैं। तो रोटर का ईएमएफ होता है, उसको मैंने आपको बोला, हम बोलते हैं E2। क्या बोलेंगे? रोटर का ईएमएफ E2। रोटर का करंट हम बोलते हैं I2। टू डिनोट करता है सेकेंडरी साइड, और हम बोलते हैं सेकेंडरी जो होती है मोटर के अंदर रोटर होता है। ओके, एंड कोस
phi 2. Cos phi 2 means power factor of the these EMF or you can say voltage and this current. Okay, दोनों के बीच का cosine angle वो power factor है. So वो हम आज डिनोट I2 E2 और cos phi 2 करेंगे. ओके, अब E2 को हम क्या बोलते हैं? ओके, E2 को हम बोलते हैं रोटर EMF पर फेज एट स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल का मतलब मैंने आपको बता दिया, एट द स्टार्टिंग कंडीशन, जब तक रोटर अभी हमारा रोटेट होने का स्टार्ट नहीं किया है. ओके, R2 हम बोलते हैं रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, X2 हम बोलते हैं रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड. ओके, ये तीनों चीज हमको पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या क्या है. ओके, अब हम सबको पता है कि इम्पीडेंस क्या होता है. तो इम्पीडेंस सबको पता है कि अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर में होता है. ओके, तो कैसे होगा? इंडक्टेंस के लिए सॉरी इम्पीडेंस के लिए आपको एक ट्राइंगल आता था, ऐसा ट्राइंगल था, थोड़ा बहुत पता हो तो ऐसा हम बना देते, जिसको यहाँ पे R2 लिखते थे, यहाँ पे X2 लिखते थे और यहाँ पे Z2 लिखते थे. ओके, सो यहाँ पे कोई एंगल बनता था. ओके, सो पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से हम 10 में 10th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस का एक प्रमेय आता था, पता है? तो उसमें हम बोलते थे कि भाई Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये कर्ण हम बोलते हैं. ओके, तो कर्ण Z2 जो होगा वो होगा Z2 इक्वल टू R2 मीन्स Z2 का स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर. ओके, और इसमें से Z2 हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो 2 है वो निकल जाएगा. ओके, 2 निकल जाएगा, स्क्वायर हम निकाल देंगे, इसलिए ये रहा स्क्वायर निकल जाएगा. ओके, सो क्या बचेगा अब हमारे पास? तो हमारे पास बचेगा ये रहा, एक मिनट, Z2 इज इक्वल टू सामने की साइड आ जाएगा हमारा ये रहा, एक मिनट. ओके, Z2 इक्वल टू अंडर रूट सामने की साइड आ जाएगा. सो हमारा बन जाएगा इक्वेशन Z2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर अंडर रूट में. ओके, सो ये हमारा हो गया Z2 का इक्वेशन. ओके, सो Z2 का इक्वेशन आपको दिख रहा है, वो सबको पता है. ओके, अब ये आपको लगेगा कि सर इक्वेशन का क्या काम आएगा, तो आगे स्टार्टिंग प्लॉट में ये सब की वैल्यू हमको पुट करने की होगी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटर के करंट के ऊपर. ओके, तो आपको पता है कि रोटर के अंदर करंट कितना फ्लो होता है. तो अकॉर्डिंग टू ohms लॉ कि भाई रोटर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, तो भाई रोटर का रेजिस्टेंस जो है, और मान ले कि भाई जितना रोटर का इम्पीडेंस है और जितना उसके ऊपर वोल्टेज है, तो हम V इज इक्वल टू आई आर बोलते थे पहले कि V इज इक्वल टू आई आर, ohms लॉ. तो यहाँ पे तो ओनली रेजिस्टिव क्वांटिटी नहीं है, रिएक्टेंस भी है, तो इसलिए हम इम्पीडेंस की भी बात करेंगे. सो I इज इक्वल टू V बाय R. सो यहाँ पे हम रोटर की बात करें तो I2 का रोटर का करंट इक्वल टू V, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे हम बात कर रहे हैं E2 की, और नीचे R2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इम्पीडेंस. ओके, क्योंकि रिएक्टेंस भी है, सो इम्पीडेंस बनता है. तो I2 इज इक्वल टू E2 बाय Z2. ओके, और E2 का मतलब है, मैंने आपको बोला रोटर का EMF. ओके, Z2 का मतलब अभी हमने इक्वेशन लिखा अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. सो I2 की वैल्यू हमारे पास है. ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं कि भाई टॉर्क का इक्वेशन क्या आएगा. सो ये हमको पता है कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है. इससे पहले एक चीज थी हमारी, एक चीज बाकी थी, वो थी हमारी कोस फाई 2. देखो कोस फाई 2 कहाँ से मिलेगा, तो मैंने आपको ट्राइंगल दिखाया था, पता है, रेजिस्टेंस वो उसका सबका बीच का. तो ये ट्राइंगल के अंदर मैंने यहाँ पे एक एंगल आपको कंसिडर किया था. तो ये जो एंगल है यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि Z2 होता है. ओके, Z2, यहाँ पे मैंने बोला था R2 होता है, और यहाँ पे बोला था मैंने X2 होता है. ओके, सो cos phi 2 तो मीन्स ये एंगल हम बनाएंगे, तो cos phi 2 के ये एंगल हम बनाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो ये एंगल है उसको हम बोलते थे 10th में कि भाई सामने बाजू अपॉन कर्ण, ऐसा हम बोलते थे, या पास वाली बाजू अपॉन कर्ण, ऐसा हम सब करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे रूल. तो हमारा cos phi 2 की वैल्यू आएगी R2 मींस नियरेस्ट जो पास वाली बाजू है वो अपॉन कर्ण Z2. तो R2 बाय Z2 इज इक्वल टू cos phi 2. ओके, सो cos phi 2 की वैल्यू मिल गई, I2 की भी वैल्यू मिल गई है हमारे पास. ओके, दोनों की वैल्यू हमारे पास है.
ओके, सो अब हम ये दोनों वैल्यू का यूज करके स्टार्टिंग टॉर्क के अंदर पुट करेंगे उसकी वैल्यू। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने आपको टॉर्क का इक्वेशन, एक टॉर्क के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है। टॉर्क का बेसिक इक्वेशन है, टॉर्क का इक्वेशन जो होता है पावर अपॉन ओमेगा। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो टॉर्क किसको बोलेंगे कि जितने हमारी कोई भी मोटर के ऊपर टॉर्क लगेगा तो उसके हिसाब वो किसके प्रोपोर्शनल होगा कि जितना हमारा पावर है, और अपॉन ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी। सो पावर का इक्वेशन भी आप देख सकते हो कि पावर इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इनटू ओमेगा। ओके, कि जैसे ही पावर अप्लाई हुआ उसके कारण मोटर के अंदर टॉर्क लगा, और टॉर्क के कारण साथ में वो मोटर घूमने लगा। तो यहाँ पे पावर को आपको सिंपल ये समझ में ना आए कि भाई टॉर्क का इक्वेशन क्या है, तो मैंने बोला पावर अपॉन ओमेगा है, तो आपको ये समझ में नहीं आए तो क्या करने का, ओमेगा को सामने जाने देने। तो क्या बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। अभी देखो पावर के कारण क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क आता है, और टॉर्क के साथ कोई भी चीज घूमती है। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई एक बंदा आ रहा है और मुझे वो जोर सा एक झटका दे रहा है, ऐसा धक्का दे रहा है। तो धक्का होगा तो वो बंदे को पावर है उसके पास, तो उसने मुझे क्या दिया, धक्का दिया। तो धक्का दिया तो क्या हुआ, मेरे में टॉर्क लगा। टॉर्क मीन्स एक वन टाइप ऑफ, उसको ही हम बोलते हैं कि फोर्स लगा। और टॉर्क के कारण मैं अपना जो डिस्टेंस था वो थोड़ा बहुत आगे आ गया, एक धक्का लगा इसके कारण। तो क्या आ गया, ओमेगा भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कुछ चीज घूमने भी लगी। ओके, तो कोई भी एक रोटेशनल चीज होती है, उसको आप धक्का देते हो तो उसके कारण उसके अंदर टॉर्क आता है और साथ में वो घूमने लगती है। तो हमारा हो गया टॉर्क का इक्वेशन। ओके, सो टॉर्क का इक्वेशन में हम देखने जाएं तो टॉर्क का इक्वेशन होता है पावर अपॉन ओमेगा। अब देखो जहां पे भी हम टॉर्क की बात करें वहां का पावर हमको देखने का होता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा। कहाँ का पावर हम देख रहे हैं, अभी टॉर्क हम मेजर कर रहे हैं रोटर के ऊपर। सो रोटर के ऊपर का पावर हमको क्या होता है कि भाई थ्री फेज पावर होता है उसकी, क्योंकि थ्री फेज मोटर है। तो हमारा रोटर का इक्वेशन क्या, पावर का इक्वेशन आएगा 3v2 i2 cos phi 2। देखो पावर का इक्वेशन मैंने क्या लिखा, 3vi cos phi। ओके, वो तो थ्री फेज का पावर का इक्वेशन है, 3v2i2 cos phi 2। ओके, नीचे ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या जो भी आपको भी हम बात करते हैं एंगुलर की। तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा 2π ns बराबर, सिंक्रोनस स्पीड्स की बात करते हैं हम। ओके, मोटर है इसलिए, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 2π ns, ऊपर 3 है। तो देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वैल्यू आपको दिखेगी, देखो 2π ns, 3/2π ns जो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर k1 कंसीडर कर सकते हैं, कांस्टेंट है इसलिए। ओके, और सामने की साइड हमारा इज इक्वल टू k1। ओके, और यहाँ पे क्या मिला, v2i2 cos phi मिला। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, देखो V2 को हम बोल सकते हैं, वोल्टेज तो वहां पे अप्लाई नहीं होता लेकिन इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो V2 को हम क्या बोलेंगे, E2 को E2 डिनोट कर सकते हैं, I2 ऐसे, cos phi 2 ऐसे, और K1 ऐसे। K1 हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा देखो स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या बना, K1 E2 I2 cos phi। समझ में आया, ये इक्वेशन में K1 जो है हमारा जो कांस्टेंट है वो कहाँ से आता है वो समझने की जरूरत है, वो ऐसे ही नहीं आता है। लेकिन हमने जैसे ही पावर अपॉन ओमेगा का फॉर्मूला डाला, पावर का इक्वेशन 3vi cos phi, तो 3v2i2 cos phi 2। ओके, अपॉन 2π ns मींस ओमेगा। ओके, ओके, तो पावर में 3 था, 3 और अपॉन 2π ns था, वो हमारी कांस्टेंट थी इसलिए हमको उसने K1 से डिनोट कर दिया। तो हियर K1 की वैल्यू क्या होगी, 3/2π ns। ओके, सो V2 की जगह हमने लिखा E2 I2 cos phi। अब देखो क्या करेंगे, ये हमारा पावर का इक्वेशन बन गया, समझ में आ गया कैसे पावर का इक्वेशन है। ओके, ये हमको ध्यान रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम जो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव मैंने किया, सिंपल आपको बताया, यही इक्वेशन टॉर्क का है, ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं, देखो अब ये हमारा इक्वेशन आ गया K1
अब देखो K1 तो वैल्यू आपको पता है, E2 की वैल्यू पता है, लेकिन आपको I2 की वैल्यू और cos phi 2 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की है कि भाई I2 इज इक्वल टू E2 बाई Z2 वाली ये इक्वेशन फाइंड की। तो ये इक्वेशन में E2 बाई वाली इक्वेशन है वो इसके अंदर डालेंगे, और cos phi 2 की भी वैल्यू हमने फाइंड की लास्ट, तो cos phi 2 की वैल्यू की इसके अंदर डालेंगे। तो दो वैल्यू हम I2 की और cos phi 2 की ये इक्वेशन के अंदर I2 एंड cos phi 2 के अंदर डाल देंगे। सो हमारी ये दोनों इक्वेशन नेक्स्ट में जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आ जाती है, ये रही आपको दिखेगी। ओके, देखो ये आ गई यहाँ से, थोड़ा बहुत नीचे दिखा रहा हूँ। ओके, सो देखो ये हमारी आ गई इक्वेशन। स्टार्टिंग टॉर्क ये रही, यहाँ से देखने का है। ओके, K1 E2 तो हमारे पास था, अब ये वैल्यू है वो हमारे I2 की है, और ये वैल्यू है cos phi 2 की। ओके, तो नीचे देखो, ऊपर तो चीज आपको समझ में आएगी, K1 है ऊपर, यहाँ पे K1 है वैसे ही रहा। E2 दो दो बार है तो E2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 ऐसे ही मल्टीप्लाई में R2 है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन की निशानी है, प्लस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे E2 स्क्वायर इंटू R2 हो गया। अब नीचे देखो दोनों चीज सेम टू सेम रूट के अंदर है, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या होता है, ये रूट निकल जाएगा। ओके, रूट कैंसिल हो जाता है, और जो एक बार चीज ये बचती है R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगी R2 स्क्वायर प्लस x। तो ये हमारा जो बना वो है स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन। सिंपल है, E2 को स्क्वायर R2 ऐसे ही, और नीचे रूट में दो बार है तो एक बार लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन मिल गया। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन में से हमको पता चलता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E2 स्क्वायर से। जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर के साथ अंदर ज्यादा, इतना स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर R2 के साथ रोटर का रेजिस्टेंस भी उसके साथ प्रोपोर्शनल में आता है, जितना रोटर के रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस हिसाब से भी स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ सकता है। ठीक है, सो ये हमारा आज का जो इक्वेशन जो था वो था कि स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू K1 E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब देखो इसमें से आपको एक चीज बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे तो K1 कांस्टेंट है, लेकिन ये जो E2 की वैल्यू आपको दिख रही है वो भी आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि सर कांस्टेंट कैसे होगी ये वैल्यू, तो देखो E2 आता कहाँ से, E2 मींस रोटर का ईएमएफ आएगा कहाँ से। तो देखो स्टेटर के अंदर आपने 3 फेज का सप्लाई दिया, वो कांस्टेंट सप्लाई है 440 वोल्ट या 415 वोल्ट। ओके, 415 वोल्ट, तो आपने वो कांस्टेंट सप्लाई दिया तो उसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो भी कांस्टेंट वैल्यू का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी आपको पता है। और वो फ्लक्स रोटर को कट करता है, तो रोटर को कट करता है तो रोटर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो वो मान सकते हैं कि भाई सब कुछ कांस्टेंट ऊपर से आ रहा है, तो रोटर के अंदर ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट ही वैल्यू होगी। इसलिए हम उसको मान सकते हैं कि भाई E2 स्क्वायर है वो भी वन टाइप ऑफ कांस्टेंट ही होता है। ओके, इसलिए हम K1 एंड E2 स्क्वायर दोनों को कांस्टेंट रख सकते हैं। ओके, सो वैल्यू में अब हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क में K1 अकेला कांस्टेंट था, लेकिन अब E2 स्क्वायर भी कांस्टेंट में आ गया है। सो बोथ आर दी कांस्टेंट, और ये नया कांस्टेंट हम K1 नहीं देते, इसको हम नाम दे देते हैं नया कांस्टेंट को K2। मींस K2 का मतलब है K1 इंटू E2 स्क्वायर। ओके, सो हमारा नया जो इक्वेशन भी बनेगा वो ये रहा, आपको बता रहा हूँ। ओके, सो स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू, यहाँ पे देखो K2 आ गया, बाकी तो चीज ऐसे ही है, K1 E2 स्क्वायर में से ये निकल गया और ये K2 आ गया, R2 अपॉन R2 प्लस X2 स्क्वायर है, और R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर उसको हम बोलते हैं Z2 स्क्वायर, मैंने पहले ही बताया था, इसको हम बोलेंगे Z2 स्क्वायर। ओके, ट्राइंगल वाला बताया था, तो वो Z2 स्क्वायर बन गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया स्टार्टिंग टॉर्क का, K2 R2 upon Z2 square. Okay, where K2 is constant. Okay, और K2 की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है K2 की वैल्यू K2 इक्वल टू K1 इंटू E2 स्क्वायर। ओके, और E2 स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन K1 की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी पहले, K1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पाई एन एस। तो क्या बनी, K1 की वैल्यू भी 3 अपॉन 2 पाई एन एस। तो
ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इसलिए हमारा बना था K2। तो वो मैंने पहले आपको बता दी, लेकिन फिर से एक बार बता दी। ओके, सो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू अब हमारी बढ़ गई K2 अपॉन K2 इंटू R2 अपॉन Z2 स्क्वायर। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ K1 एंड फिर से हम K1 और K2 की वैल्यू डाल देंगे। नहीं तो K1 K2 इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला कि K1 इंटू ए स्क्वायर है। K1 की वैल्यू क्या थी, तो ये हमारा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डाल दिया उसकी वैल्यू K2 की वैल्यू क्या है, ये हमारा हुआ K1 और ये है E2 स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू हुई K1 की 3/2πns और ये हमारा E2 स्क्वायर। सो K1 इंटू E2 स्क्वायर दोनों को मिला दे तो ये K1 और ये E2 स्क्वायर दोनों की वैल्यू बनती है K2। ओके, तो ये फिर से मैंने पुट की है समझाने के लिए। तो हमारा लास्ट में इक्वेशन बन जाता है स्टार्टिंग टॉर्क, और हम बोलते हैं स्टार्टिंग एट द मोमेंट, कि मीन्स के अभी हमारा रोटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है तब कितना टॉर्क रोटर के ऊपर अप्लाई होने वाला है। सो 3/2πns इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 प्लस X2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन ऑफ दी मोटर। ओके, एसी मोटर के अंदर ये स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या देखेंगे कि भाई स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन तो हमने अभी कर लिया, तो फॉर स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों में स्टार्टिंग टॉर्क में क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक इतना रखते हैं, ठीक है। फिर से एक बार स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन कैसे हमने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक बार फिर से कर लेते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क में हमने क्या किया कि भाई कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है, तो मैंने आपको बोला था K1 E2 I2 cos phi2। ओके, पावर का इक्वेशन है, उसके साथ मैंने K1 क्यों रखा था, तो मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा होता है। पावर की वैल्यू 3 V2 I2 cos phi2 अपॉन ओमेगा मींस 2πns। अब ऊपर 3/2πns वो K1 है, और V2 को हम E2 बोलते हैं। I2 इंटू cos phi2 मींस रोटर के ऊपर बात चल रही है तो सब में E2 I2 cos phi2 आएगा। ओके, तो इसके अंदर हम थोड़ा बहुत, इसके अंदर से हमने फिर कांस्टेंट नया लिए कि भाई E2 स्क्वायर हमारा आएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया था, ये रहा देखो I2 एंड cos phi2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की। तो I2 एंड cos phi2 दोनों की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिली और उसके अंदर ये इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारा बन गया K1 E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 प्लस X2 स्क्वायर। अब K1 इंटू E2 स्क्वायर दोनों को मैं कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ, वो मैंने आपको बोला कि E2 क्यों कांस्टेंट है, तो भाई फ्लक्स कांस्टेंट है, इस कारण E2 जो होगा इंड्यूस वो भी कांस्टेंट होगा, तो दोनों कांस्टेंट हो गए। ओके, लेकिन K1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 3/2πns होती है, तो वो मैंने रख दी। E2 स्क्वायर की वापस वैल्यू वो भी रख दी। ओके, तो वो मेरा इक्वेशन जो था स्टार्टिंग टॉर्क वाला मुझे मिल गया 3/2πns E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2। तो ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का मेनली इक्वेशन है। ओके, समझ में आ गया, इतना हमने आज कवर किया। ओके, सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। क्वेश्चन में आपको आज का एक असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, वो है क्वेश्चन कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एसी मशीन्स। ओके, एसी मशीन्स का आउटपुट इक्वेशन नहीं, लेकिन सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन आपको डिराइव करने का है। ओके, तो कहाँ तक डिराइव करने का है, तो ये आपको दिख रहा है 3/2πns E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, वो आपको डिराइव करने का होगा। ठीक है, तो इस आज तक इतना रखते हैं। ठीक है, फिर से नए लेक्चर में मिलेंगे, तब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। ओके, तो बाय।